कि हमने किसी भी सिविल सर्वेंट का जो ग्रीवेंस है उसको हमने किस प्रॉपर फोरम पे लेके जाना है। क्या हाई कोर्ट जो है वो प्रॉपर फोरम है, या फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल उसके लिए प्रॉपर फोरम है, या प्रोविंशियल सर्विस ट्राइब्यूनल है। ग्रेड 1 वाला भी सिविल सर्वेंट है एज कंपेयर टू ग्रेड 22 में चाहे सेक्रेटरी लेवल का पर्सन है वो भी सिविल सर्वेंट है। आपने उस सिविल सर्वेंट से क्या क्या डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करना है। अगर कोई सिविल सर्वेंट किसी लॉयर के पास आता है तो सबसे पहले आपने एनालाइज क्या करना है। अब ये डिपार्टमेंटल अपील होती कहाँ है। अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है सबसे पहले आप उसकी प्रॉब्लम सुने। उस प्रॉब्लम में आपने बीइंग ए लॉयर क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि जीत और हार आपने डिटरमिन नहीं करनी। यू आर एक्चुअली द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असदुल्ला हाशमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम उसमें कवर करेंगे हमारे एक्चुअल प्रैक्टिस में जो लॉज़ हैं जिनके अंडर किसी भी सिविल सर्वेंट का जो ग्रीवेंस है उसको कवर अप किया जाता है। नॉर्मली थ्योरेटिकल एक्सपोज़र की अगर आप बात करें तो उसमें बहुत सारे सर्विस लॉज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल्स एक्ट है, या सिविल सर्वेंट्स एक्ट है 1973 इन केस ऑफ फेडरेशन, और 1974 सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है वो प्रोविंसेस में है, पंजाब में फॉर एग्जांपल। तो लॉज के बारे में नॉर्मली तकरीबन हर कोई जानता है। आज ये जो टॉपिक है, ये जो एजुकेशनल वीडियो है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एज वेल एज द यंग लॉयर्स जिनको अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग द करेक्ट फोरम जो कि प्रोवाइडेड है लॉ में, कि हमने किसी भी सिविल सर्वेंट का जो ग्रीवेंस है उसको हमने किस प्रॉपर फोरम पे लेके जाना है, उसको किस तरह से हमने रेड्रेस करवाना है। क्या हाई कोर्ट जो है वो प्रॉपर फोरम है रिगार्डिंग द सॉल्वेशन ऑफ दैट ग्रीवेंस, या फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल उसके लिए प्रॉपर फोरम है, या प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल है। सबसे पहले हम इसकी कोर की तरफ अगर जाएं तो आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड दैट के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस में जिसने भी इंडक्ट होना है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, वो सारा का सारा जो भी प्रोसेस है वो आगे इन फर्दरेंस देयर ऑफ सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 बनाया गया। अब सिविल सर्वेंट्स एक्ट सबसे पहले अगर हम इन शॉर्ट अगर ये देखें, आपके पास सबसे पहले कोई क्लाइंट आता है जो कि सिविल सर्वेंट है। इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, नॉर्मली लोग ये समझते हैं, इवन बहुत सारे लॉयर्स से हमने भी सुना कि जी फलां स्केल से लेके या फलां ग्रेड से लेके फलां ग्रेड तक जो है वो सिविल सर्वेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। हाउएवर पर्टिकुलर स्केल से आगे अगर आप जाएँ तो देन वो सिविल सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिविल सर्वेंट्स एक्ट और उस उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो कि अपॉइंटेड हैं, चाहे वो फेडरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो किसी प्रोविंस में एम्प्लॉइज़ हैं, ग्रेड 1 वाला भी सिविल सर्वेंट है एज कंपेयर टू ग्रेड 22 में चाहे सेक्रेटरी लेवल का पर्सन है वो भी सिविल सर्वेंट है। तो लिहाजा जो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है, जो कि सिविल सर्वेंट एक्ट सेक्शन 2 में जो है वो प्रोवाइडेड है सिविल सर्वेंट कौन कौन होंगे, तो जो उसके डेफिनेशन में फॉल करता है वो शख्स अपील फाइल कर सकता है बिफोर दी ट्राइब्यूनल्स। अब ये हम फर्दर स्पेसिफाई करते जाएंगे। अब हम इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर में देखें, अगर कोई सिविल सर्वेंट किसी लॉयर के पास आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई सिविल सर्वेंट आता है तो सबसे पहले आपने एनालाइज क्या करना है, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने एनालाइज करना है उनकी सारी जो कि आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बीइंग ए लॉयर, ताकि आप प्रॉपर फोरम को हिट करें जस्ट टू गेट रिलीफ फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर फोरम।
तो सबसे पहले जो आपने जिस चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो ये है, क्या वो फ़ेडरेशन का जो है वो एम्प्लॉयी है? या अगर फ़ेडरेशन का एम्प्लॉयी है, तो देन फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो अपील है, वो जाएगी फेडरल सर्विसेज़ ट्राइब्यूनल में। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविंशियल एम्प्लॉयी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोविंशियल उसके अंदर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयी है, तो देन उसकी जो अपील है वो होगी प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में। जैसे पंजाब में प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल पंजाब है, प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल केपीके है, हर सूबे में एक जो है वो प्रोवाइडेड है। और वो जो पर्टिकुलर रूल्स हैं सूबे के लिए बनाए गए हैं, वो हैं सिविल सर्वेंट्स रूल्स, और उसके अलावा पीडा 2006 जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। इन केस ऑफ फेडरेशन जो कि फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल से जो है वो कंसर्न करेंगे, वो अगर फेडरेशन के एम्प्लॉइज हैं तो देन उनको जो है वो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल उनके लिए रेलेवेंट फोरम है। अब हम इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट जो कि आपको बीइंग ए लॉयर जो चीज़ देखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे जो ही कोई आता है, साथ ही आप जी चलें जी रिट जुरिसडिक्शन में जो है वो चले जाएँ। आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने इस चीज़ को एनालाइज़ करना है कि उनका प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप रिट जुरिसडिक्शन में चले गए तो आर्टिकल 212 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको बार कर देता है कि जी जब स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए तो आप रिट जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट की डायरेक्टली जुरिसडिक्शन इन्वोक नहीं करवा सकते। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा सबसे पहले आपने किसी भी एम्प्लॉई से ये पूछना है वेदर ही इज एक्चुअली ए रेगुलर एम्प्लॉय इन दैट सर्विस और ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। क्योंकि अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है वो फेडरेशन के अंडर आती है, तो देन आप डायरेक्टली मूव करेंगे टूवर्ड्स फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जिनके जो स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसके स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, तो देन ओनली उसके ऊपर रिट जुरिसडिक्शन लागू होती है। तब आप रिट जुरिसडिक्शन में जाके जो है वो उनका जो भी रेड्रेसल है वो आप वहां से सीख कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, हाउएवर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो हैं, वो उनके जो रूल्स हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी हैं, यानी ऑफिशियली नोटिफाइड इन द गज़ट नहीं है, गवर्नमेंट ने उनके रूल्स फ्रेम नहीं किए। उनके रूल्स किसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने मिलके जो है वो रूल्स बनाए हैं। तो देन आप हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन भी इन्वोक नहीं करवा सकते। ना ही आप फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल या प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल जा सकते हैं। तो फिर आप जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए या आप सिविल कोर्ट में डायरेक्ट जाके डैमेजेस क्लेम करेंगे कि जी हमें कंपनसेट किया जाए, इन्होंने हमें फॉर एग्जांपल इलीगली निकाल दिया या कोई और इलीगैलिटी कमिट की। तो देन आप डायरेक्टली सिविल कोर्ट में जाएंगे। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है या व्हाटएवर अदर अटैच्ड एक्ट्स हैं, लॉज हैं, तो या आप एनआईआरसी में जाएंगे या फिर आप वर्कमैन यानी लेबर कोर्ट्स में जा सकते हैं, आप अगर आप वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये कि अगर हम प्रॉपर इसके ऊपर आते हैं कि सर्विस लॉज के ऊपर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे इन डिस्कशन कि आपने उस सिविल सर्वेंट से क्या-क्या डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करना है टू डिटरमिन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट। सबसे पहले अगर किसी का प्रॉब्लम नॉर्मली लोग जो हैं इस चीज़ को क्लैरिफाई ही नहीं कर पाते। हाई कोर्ट में इवन उनकी जेन्युइन रिट भी बनती है लेकिन वो उसको कवर नहीं कर पाते बैकिंग ऑफ लॉ से कि जी ग्राउंड्स उनके पास स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आप क्यों हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन इन्वोक करवा रहे हैं या क्यों आप जो है वो फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल नहीं गए। तो होता ये है सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है। आप आइडेंटिफाई करें क्या उनकी जो ग्रीवेंस है
वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस के ऊपर फॉल कर रही है। अब सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशन का क्या मतलब होता है? सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये होता है, क्या उनको पेंशन मिलनी थी, हाउएवर डिपार्टमेंट ने नहीं दी। फॉर एग्जांपल उसको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया गया, फॉर एग्जांपल इल्लीगली टर्मिनेट कर दिया गया, फॉर एग्जांपल कोई और डिप्राइवेशन है जिसके अंदर उसको कंसीडर नहीं किया गया, फॉर एग्जांपल उनको रिडक्ट कर दिया गया, रिडक्शन हो गई, चाहे टाइम स्केल में, चाहे उनको सुपरसीड कर दिया गया कि जी आप यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, सो लिहाजा आपको या डिमोशन हो गई, या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा इंसिलरी या कनेक्टेड मैटर उनका है जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व्ड हैं, जिनके अंडर उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। फॉर एग्जांपल कोई भी अपॉइंटमेंट, जैसे फेडरेशन है तो उनके अपने अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी रूल्स हैं। अगर वो प्रोविंस है तो प्रोविंसेस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि पीडा 2006 जिसमें पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स एटसेट्रा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंडर वो गवर्न करते हैं। अब आ जाते हैं, अब हमारा क्योंकि ये जो अभी लेक्चर का मतलब ये है कि हम इसको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ आए। बीइंग अ लॉयर, हमें किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो है वो किसी भी एम्प्लॉयी के ग्रीवेंस को जो है वो प्रॉपर फोरम पे जाकर रिड्रेसल करवाना चाहिए। उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्मली, अब आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। अब जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद होता ये है कि आपने सबसे पहले, जैसे कि सेक्शन 4 ऑफ सर्विसेज ट्राइब्यूनल एक्ट के अंडर प्रोवाइडेड है कि आप अपील कर सकते हैं। कब करेंगे? प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, जो कि मैंने बताए हैं पहले, प्रमोशन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन से रिलेटेड है, सस्पेंशन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल डेपुटेशन है, डेपुटेशन का पीरियड है, फॉर एग्जांपल इंडक्शन है, या कोई केडर चेंज करना है, या उनकी पे के मामलात हैं, कोई पेंशनरी बेनिफिट्स के मामलात हैं, रिटायरमेंट के हैं, फॉर एग्जांपल सारे जितने कनेक्टेड मामलात हैं, उसके लिए सबसे पहले जब डिपार्टमेंट ने आपको, फॉर एग्जांपल हम एक चीज ले लेते हैं कि डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, फॉर एग्जांपल मेजर पेनल्टी में डिसमिस कर दिया गया। जब डिसमिस हो गया उसके बाद होता क्या है कि आपने विद इन 30 डेज, जब डिसमिस हुआ, विद इन 30 डेज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सर्विसेज ट्राइब्यूनल एक्ट आपने क्या करना है? सबसे पहले 30 डेज के अंदर अंदर आपने डिपार्टमेंटल अपील करनी है। जब डिपार्टमेंटल अपील आप फाइल करते हैं, उस डिपार्टमेंटल अपील के बाद जब आपने 90 डेज वेट करना है इन केस ऑफ फेडरेशन, इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ फेडरेशन, एफएसटी में जब आपने जाना है तो आपने 90 डेज वेट करना है, जब आपने अपील फाइल कर डिपार्टमेंटल अपील सबमिट करवा दी। जब 90 डेज आपने वेट किया, उस 90 डेज में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आपके पेरेंट डिपार्ट जो आपका डिपार्टमेंट है वहां से। अब ये डिपार्टमेंटल अपील होती कहाँ है? जिस डिपार्टमेंट से आपको निकाला गया, एक स्लाइट हायर पोजीशन पे जो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इस एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर फोरम, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक डिपार्टमेंट में किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने निकाला, तो उसकी जो डिपार्टमेंटल अपील है, वो डिपार्टमेंटल अपील हमेशा जो है एक हायर फोरम पे जो है वो लाई करती है। तो डिपार्टमेंटल अपील जब हो गई विद इन 30 डेज फ्रॉम डिसमिसल ऑफ सर्विस, जब डिसमिसल हो गई, उस ऑर्डर के कन्वे होते ही 30 दिन के अंदर आपने अपील फाइल की, डिपार्टमेंटल अपील। और जब डिपार्टमेंटल अपील हो गई फाइल तो आपने 90 डेज वेट किया। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर डिपार्टमेंट विद इन 90 डेज या प्रायर टू द एक्सपायरेशन ऑफ 90 डेज अगर वो आपको रिप्लाई दे देते हैं, उसके ऊपर कोई ऑर्डर दे देते हैं, या उसी ऑर्डर को सस्टेन कर देते हैं, अगर तो वो आपके ग्रीवेंस को टेकअप करके उसको जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर वो दोबारा से उसी ऑर्डर को सस्टेन कर देते हैं,
देन आप जो हैं उस वक़्त से विदिन 30 डेज़ आपने जो है वो फेडरल सर्विसेज़ ट्राइब्यूनल जो है वो आपने उसकी जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवाना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर वो फेडरेशन का एम्प्लॉयी है, तो आप फेडरल सर्विसेज़ ट्राइब्यूनल जाएँगे। अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है सिविल सर्वेंट, हाउएवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है, तो देन आप प्रोविंशियल सर्विसेज़ ट्राइब्यूनल को जो है वो उसकी जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवाएँगे। अब आ जाती है बात ड्राफ्टिंग्स की। अब जब आपने अपील ड्राफ्ट करनी है, जो कि सेक्शन 4 ऑफ द सर्विसेज ट्राइब्यूनल एक्ट 2012 लाए करती है इन एफएसटी फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में, तो होता क्या है कि आपने ड्राफ्टिंग में क्या चीज मद्देनजर रखनी है। जो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो डिपार्टमेंटल अपील आपने फाइल की, वो किसी अच्छे प्रोफेशनल के, जो प्रोफेशनल लॉयर जिसको पता हो टेक्निकलिटीज का, जिसको पता हो वैलिड ग्राउंड्स का, जिसको पता हो कि अगर किस ग्राउंड पे उन्होंने जो है वो आपको टर्मिनेट किया, उसमें इलीगैलिटी क्या कमिट हुई, उसमें वायोलेशन क्या हुई, उन वायोलेशंस को, ग्राउंड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है डिपार्टमेंटल अपील में। याद रखें, जब आपने जो ग्राउंड्स डिपार्टमेंटल अपील में लिए, उस दायरे से बाहर फिर आप एफएसटी में नहीं जा सकते। यानी इसका मतलब ये है इन शॉर्ट कि जो डिपार्टमेंटल अपील है, वो उसके जितने ग्राउंड्स बनते हैं, आपने डिपार्टमेंटल अपील में ड्राफ्टिंग के दौरान जो है वो लेने हैं। और फिर वही ग्राउंड्स आपने इन डिटेल वही आपने एक्सप्लेन करने हैं व्हेन यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट योर अपील फॉर दिस फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल और इन केस ऑफ प्रोविंशियल एम्प्लॉय इन दी प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल। तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लीगल ग्राउंड्स को, प्रेसिडेंट्स को, इन सारी चीजों को सामने रखना है और देन आपने मूव करना है टूवर्ड्स ड्राफ्टिंग। जब आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई, उस ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपने फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में जो है वो जाके वो सबमिट करवानी है। उसके बाद प्रिलिमिनरी उसके ऊपर आर्गुमेंट्स वगैरह होंगे, फिर वो एडमिट, अगर उन्हें लगे कि जी वो प्री एडमिशन उसके ऊपर नोटिस हो सकते हैं या व्हाटएवर, जो भी एक प्रोसेस है, जब आप सबमिट करवा देंगे उसके बाद उस पे प्रॉपर जो है वो हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट ये है, जब आप एफएसटी में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में, आप फेडरेशन के एम्प्लॉई हैं, रेगुलर एम्प्लॉई हैं, तो आपने डिपार्टमेंटल अपील में विद इन 30 डेज की, उसके बाद 90 डेज वेट किया। लेकिन इन केस ऑफ प्रोविंशियल एम्प्लॉय, सिविल सर्वेंट हैं, रेगुलर सर्वेंट हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं आप, तो देन आपने जस्ट 60 डेज वेट करना है, या टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ योर डिपार्टमेंटल अपील। जब वो, अगर डिपार्टमेंटल अपील पहले हो गई तो तब से आपके 30 डेज शुरू हो जाएंगे अपील के लिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप फेडरेशन के हैं तो आपने 90 डेज, या अगर आपको फॉर एग्जांपल रिस्पांस डिपार्टमेंट की तरफ से उस अपील का जल्दी आ गया तो आपने जल्दी अपील, तो फिर आप जिस दिन आपको नोटिफाई हुआ उनका डिसीजन, उस दिन से आपके 30 डेज जो है वो स्टार्ट हो गए। अब अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली कुछ केसेस हमने टेकअप किए, उनके अंदर मामलात इस तरह के थे कि हमने केस फॉरवर्ड किया टू द फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल। अब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट केस, उधर से डिपार्टमेंट का जो है वो ऑर्डर आ गया। अब जब डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया, अब हमने तो जो असेल किया, वो फर्स्ट जो पहले डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया था उसको असेल किया। अब डिपार्टमेंटल अपील का जो ऑर्डर आया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट अपील, जो कि एफएसटी में इन कंटिन्यू है या प्रोविंशियल ट्राइब्यूनल में कंटिन्यू है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल तरीका ये है कि आपने एक सीएम साथ फाइल करनी है, उसमें मेन केस में एक सीएम फाइल करनी है जस्ट टू अमेंड दैट अपील। नई नहीं डालेंगे अपील, आपने उसको अमेंडमेंट सीक करनी है, तो कोर्ट उसमें ऑर्डर कर देगी कि ठीक है आप अमेंडमेंट फाइल कर दें। तो फिर आपने क्या करना है, तब आपने उसको अमेंड करना है, उस ऑर्डर को प्रेयर में सेल करना है, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो सारा कुछ उसमें मेंशन करना है प्रॉपर, और उसके बाद आपने जो है वो उसको टेकअप करके फर्दर जो है वो उसको आगे लेकर चलना है।
जब फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल से कोई भी केस डिसाइड होगा, फॉर एग्जांपल जब भी कोई भी केस डिसाइड होता है, उसके बाद आपके पास स्टिल राइट होता है, अगर डिपार्टमेंट के हक में हुआ तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन इन्वोक करवा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आ गया, उन्होंने फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल ने या इन केस ऑफ प्रोविंशियल एम्प्लॉय प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल ने जब इसको सस्पेंड कर दिया, वो जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया था या उनको फॉर एग्जांपल नलिफाई कर दिया, तो डिपार्टमेंट के पास भी ऑप्शन होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इन केसेस में, इनमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आप जो हैं वो हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवा सकते हैं? या फॉर एग्जांपल क्या ऐसा मतलब लीगल ग्राउंड है जिसकी बेस पे आप हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवा सकते हैं? अब हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी फिटनेस पे कोई क्वेश्चन आता है, फिटनेस में अगर आप इसको थोड़ा-सा फर्दर हम एलैबोरेट करें, फिटनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिप्राइव कर दिया गया कि आप यू आर नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट, तो आप उस फिटनेस को लेकर फॉर एग्जांपल कंसीडर ही नहीं किया गया आपको। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया आपको कंसीडर नहीं किया गया। प्रमोशन थी तो प्रमोशन में भी आपको कंसीडर नहीं किया गया या कोई सुपर सेशन हुआ, जो भी मामलात हैं, या आप फॉर एग्जांपल एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयी हैं, जिसके रूल्स भी स्टैट्यूटरी रूल्स हैं जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑफिशियली ऑफिशियल गज़ेट जो है वो उसमें नोटिफाइड है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके रूल्स फ्रेम किए हैं, तो देन आप रिट जुरिसडिक्शन जो है वो इन्वोक करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो आप हाई कोर्ट से जो है वो राब्ता कर सकते हैं अगर आप स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं और उसके रूल्स भी स्टैट्यूटरी हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस थोड़ा-सा है, हाउएवर इट्स टेक्निकल, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी है और स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, तो आप हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी है, हाउएवर रूल्स जो हैं वो उसके, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी हैं, वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बनाए हैं, तो देन आप हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन भी इन्वोक नहीं करवा सकते, बिकॉज़ उसके लिए फिर एनआईआरसी या आप अगर वर्कमैन की कंपनसेशन उसकी डेफिनेशन में आते हैं, तो आप लेबर कोर्ट चले जाएँगे, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर आप सिविल कोर्ट में जाके सिंपली डैमेजेस इन्वोक करवा सकते हैं कि जी हमें इतने ये हमें नुकसान हुआ, तो इस पे आप हमें जो है वो डैमेजेस प्रोवाइड किए जाएँ। उसके अलावा आज जो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, दिस वाज़ एक्चुअली एजुकेशनल वीडियो। आपके माइंड में बीइंग अ सिविल सर्वेंट और बीइंग अ लॉयर, बीइंग फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग प्रमोशन, फॉर एग्जांपल इलीगल टर्मिनेशन, सस्पेंशन, रेगुलराइजेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, फॉर एग्जांपल किसी भी नेचर का डिप्राइवेशन है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सब के सब, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप उसे यू कैन आस्क एनी टाइम। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो प्रोवाइडेड होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस लेक्चर में प्रोवाइडेड है, देखिए बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल आपको बुक्स में, लॉज़ में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड हैं। तो हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में हमने एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र है, व्हाट एक्चुअली द प्रोसीजर टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम द डिफरेंट फोरम्स, कि आप कब-कब, किन-किन फोरम पे जा सकते हो, या अगर आप गए हो तो देन आप अगर रॉन्ग फोरम पे हैं तो देन क्या होगा? एक आखिरी बात जो मैं करके इसको कंक्लूड करूँगा, वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
जो टाइम पीरियड विच हैज बीन एक्चुअली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 ऑफ द फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल एक्ट 1973, जो कि प्रोवाइडेड है, अगर उसमें जो टाइम पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड, वो अगर बार हो जाए, फॉर एग्जांपल टाइम गुजर गया, आपने अपील फाइल नहीं की, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फिर जस्टिफाई करना होता है एक एक दिन को कि क्यों जो है आपका ये टाइम पीरियड जो आपने गुजारा है, ये क्यों डिले हुआ। तो आपने क्या एक कंडोनेशन ऑफ डिले, इसमें सिंपल वही जो लिमिटेशन एक्ट है हमारा, उसका सेक्शन 5 और 14 वही उस पे इम्प्लीमेंट कर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कंडोन करवाना है। उसमें होता ये है कि उसमें फिर कोर्ट ने जो है वो कोर्ट को आपने सेटिस्फाई करना है बीइंग अ लॉयर कि क्यों आपका जो है वो ये डिले हुआ और व्हाई यू पीपल शुड बी कंडोन्ड, जो ये डिले हुआ इसको कंडोन क्यों करना चाहिए। तो लिहाजा पहली कोशिश तो ये करें कि विद इन टाइम पीरियड अगर आपका जो भी ग्रीवेंस है उसको टेकअप करें। लेकिन अगर डिले हो जाए तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, आप ट्राइब्यूनल जाएँ। उसके साथ-साथ आप एक काम इम्पोर्टेंट ये है, बहुत सारे लोग, मैं फाइनली एक चीज़ और भी कहूँगा, बहुत सारे लोग इवन लॉयर्स जो है वो इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं कि जी देखें जी, कुछ लोग जो प्राइवेट पर्सन्स हैं या इवन सिविल सर्वेंट्स हैं, वो जी देखें जी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो बहुत लेंथी होती है, या फॉर एग्जांपल कोर्ट में अगर जाना है तो आपको बहुत सारे सालों लगते हैं कोई भी ग्रीवेंस को रिड्रेस करवाने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे केसेस किए जिनको विद इन अ ईयर, इवन फॉर एग्जांपल विद इन 6 मंथ्स भी हमने जो है वो केसेस को रिजॉल्व किया। ये मैं ये कहता हूँ इसमें जजेस की मिस्टेक नहीं है, ये ऑनरेबल जस्टिसेस की मिस्टेक नहीं है। आप ये देखें फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये कहता हूँ लॉयर्स की मिस्टेक एज़ कंपेयर टू जजेस थोड़ी ज़्यादा है। वो कैसे? वो इस तरह के नॉर्मली लॉयर्स वेल इक्विप्ड होके नहीं जाते, वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं जाते। जब ड्राफ्ट किया केस उसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए, और जब लूप होल छोड़े तो फिर उनको बाद में पता तो चल जाता है कि बीच में क्या-क्या मिस्टेक्स हुई। अब वो मिस्टेक से या केस लूज़ करने से डरते हुए वो कोर्ट में नहीं जाते। तो अब या फिर जो डेट सीक करते हैं, जी वहाँ बिज़ी, इधर बिज़ी, तो लिहाज़ा आप इन प्रैक्टिस बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर देखिए जीत और हार आपने डिटरमिन नहीं करनी। यू आर एक्चुअली द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आपने कोर्ट को असिस्ट करना है, और ऑनरेबल कोर्ट ने जो आपने ड्राफ्टिंग सबमिट करवाई, जो ग्राउंड्स आपने लिए, उन ग्राउंड्स से एक्सट्रैक्ट करना है उन्होंने कि क्या इसके साथ ज्यादती हुई है। आपकी ड्राफ्टिंग और जो रिस्पोंडेंट होता है उसकी ड्राफ्टिंग्स को उन्होंने सामने रखना है। उनमें से जो इश्यूज फ्रेम होते हैं या जो चार्ज फ्रेम होगा या व्हाटएवर, जो भी इन केस ऑफ क्रिमिनल वो चार्ज फ्रेम होता है, इसी तरह जो इश्यूज फ्रेम होंगे उनको उन्होंने रिजॉल्व करके उस पे एविडेंसेस आपसे कलेक्ट करेंगे, और देन उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशंस और हर चीज को देख के उन्होंने फैसला करना है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वेल प्रिपेयर होके कोर्ट के सामने जाते हैं। जब आपका केस वेल इक्विप्ड और वेल प्रिपेयर्ड होता है, हर ग्राउंड जबरदस्त तरीके से लिया गया हो, और आपने प्रॉपर ड्राफ्ट करके केस लेकर गए हो, बैकिंग ऑफ केस लॉज हो, बैकिंग ऑफ प्रॉपर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता हो, बुक साथ हो आपके, और जितने फॉर एग्जांपल अब कोई भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन आप कोशिश ये करें कि साथ में जो फ़ाइल आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ आप जो लॉ की रेलेवेंट लॉज़ की जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उन लॉज़ की बुक साथ रखें, वेल इक्विप्ड होके जाएँ हर हियरिंग पे। प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बीन लेड डाउन, आपको पता है अभी फॉर एग्जांपल पुट फॉरवर्ड हुआ केस, देन जो है फॉरवर्ड होने के बाद ये होता है कि आपका जो है वो नोटिसेस हो गए, फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टी की तरफ से जवाब आ गया। जब जवाब आ गया, उस जवाब आने के बाद क्या होता है, आपने आर्गुमेंट्स करने हैं उसके ऊपर, या कोई एविडेंसेस देने हैं, या कोई जो भी प्रोसेस एक है ऑलरेडी लेड डाउन है, आपने उसको फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस हेयरिंग पे ये डिसाइड होना है, इस हेयरिंग पे क्या होना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ होता ये है, एक दफ़ा हमारे एक लॉयर किसी मजबूरी की वजह से
नहीं आ सके, किसी और कोर्ट में बिज़ी हैं, टू सम एक्सटेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात होती भी है मजबूरी लॉयर्स की, नहीं आ सकते या किसी और कोर्ट में बिज़ी हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे बिज़ी हैं, कहीं भी किसी और फोरम पे बिज़ी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जी डेट दे दें जी। अब वो डेट हो गई, उसके बाद क्या होता है जी दूसरी तरफ से काउंसल जी आज वो फलाँ काउंसल नहीं है जी, प्लीज़ डेट दे दें। अब जजेस के पास, ऑनरेबल जस्टिसेस के पास, हाई कोर्ट्स के पास या ट्राइब्यूनल के पास रश ऑफ वर्क है। वो रश ऑफ वर्क क्यों है? क्योंकि जो प्रीवियस केस हैं, उनमें डिलेइंग टैक्टिक यूज़ हो रहे हैं, वो डिले होते जा रहे हैं, डिले होते जा रहे हैं और जो नए केसेस हैं, वो भी उनके साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो वो एक ढेर जो है वो लग जाता है। तो जिसकी वजह से अब एक केस में नेक्स्ट डेट आने में अब ऑब्वियसली रोज़ाना की बेस पे अगर 100 या 100 प्लस केसेस की जो है वो हियरिंग्स लगी हुई हैं, तो यू कैन से कि जी 100 प्लस एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक जजेस भी इंसान होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल 100 टू 200 की जो है वो फाइल है, पेजेस फाइल्स को पढ़ना, एनालाइज करना, उनमें से ग्राउंड्स उनके जो हैं वो कंपैरेटिवली एनालाइज करके उनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो लिहाजा मेरी सबमिशन ये है कि हम लोग बीइंग ए लॉयर जो हैं वो अपने आप को थोड़ा एक्टिव करें। जो एक्चुअल देखें जो एक्चुअल ग्रीवेंसेस हैं किसी भी क्लाइंट के, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप से कोई सिविल सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको उसकी प्रॉब्लम पहले अच्छे से सुने, सुनने के बाद उसको एनालाइज करें, उसके बाद उसको मशवरा दें कि क्या आपने फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल जाना है, क्या आपकी जो रिड्रेसल है वो हाई कोर्ट से हो सकती है? क्या ये दोनों आपके लिए जो हैं वो फोरम एप्रोप्रिएट नहीं हैं? आप एनआईआरसी से राब्ता करें या सिविल लेबर कोर्ट जाएँ या सिविल कोर्ट जाएँ। ये डिसाइड करना है हम लोगों ने बीइंग ए लॉयर कि जुरिसडिक्शन डिसाइड होने के बाद आगे जो है वो प्रोसीड किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जुरिसडिक्शन जो है वो डिसाइड करनी है खुद। सबसे पहले प्रॉब्लम एनालाइज़ करके उसके बाद अब हम अगर इसको फाइनली कंक्लूड करें लास्ट में, अगर कोई एम्प्लॉयी आपके पास आता है, सबसे पहले आप उसकी प्रॉब्लम सुनें। उस प्रॉब्लम में आपने बीइंग अ लॉयर क्या-क्या आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या वो रेगुलर एम्प्लॉयी था या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी था? अगर वो रेगुलर एम्प्लॉयी था, तो देन आपने वो फेडरेशन का एम्प्लॉयी था या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी था। अगर फेडरेशन का एम्प्लॉयी है, तो आपने उसको सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 उसके अंडर लेकर चलना है, जो फेडरेशन के लिए। और अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी था, तो प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल और प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 जो है वो उसके अंडर जो है वो कवर अप होता है। अब जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो व्हिच हैज़ ऑलरेडी बीन लेड डाउन इन सेक्शन 4 ऑफ द ट्राइब्यूनल्स एक्ट, अगर वो उनमें फ़ॉल करता है, तो तब क्या होगा? अगर वो उनमें फ़ॉल नहीं करता तो देन आप उसको क्या मशवरा देंगे? उसके बाद जब ये हो जाता है तो देन आती है बारी डिपार्टमेंटल अपील की। वो आप कोशिश ये करें, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप कोशिश करें किसी प्रोफेशनल लॉयर के पास जाके वो अपील ड्राफ्ट करवाएँ, ताकि कोई ग्राउंड रह ना जाए, जो फिर बाद में आप ट्राइब्यूनल में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो, वहाँ पे आप फिर एडिशनल ग्राउंड नहीं ले सकते, जो कि आपने पहले अपनी डिपार्टमेंटल अपील में नहीं लिए। तो इसलिए वो करवाएँ। उसके बाद विदिन 30 डेज़ अगर वो डिपार्टमेंटल अपील आपने फाइल कर दी, उसके बाद आप वेट करेंगे। इन केस ऑफ फेडरेशन आप जो है वो 90 डेज़, इन केस ऑफ प्रोविंशियल एम्प्लॉयी देन आप 60 डेज़ करेंगे, अगर पीडा 2006 के अंडर जो है वो आप जा रहे हैं। और उसके बाद अगर उनकी जो अपील जो डिपार्टमेंटल अपील है, उसका जो डिसीजन है वो जल्दी आ गया, तो आपका वहीं से टाइम शुरू हो जाएगा। 30 डेज़ के अंदर-अंदर आपने एफएसटी जाना है या पीएसटी जाना है, जो कि प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल है, जो ग्रीवेंस है उसको रेड्रेस करवाने के लिए। जब आप चले गए और वहाँ से डिसाइड हो गया, अगर वो आपके हक में डिसाइड होता है तो डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाए। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लूज़ किए हैं केस
ट्राइब्यूनल से, तो आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो अपना रिड्रेस जो है वो सीक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि प्रैक्टिकल एक्सपोज़र से रिलेटेड था कि क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में आप सिविल सर्विसेज़ को या सिविल सर्वेंट्स को किन-किन फोरम से जो है वो रिलीफ दिलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।